आपको हम क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री में 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, रूसी क्रांति। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब समझिए, हिंद चीन में आपको तो पहले समझ में आया होगा कि हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन का मतलब चीन। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि हिंद चीन जैसा एक देश है जिसमें 3 देश आते हैं, लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम। जो आपके वियतनाम पर चीन के सांस्कृतिक सभ्यता का प्रभाव है, वही है कंबोडिया और लाहौस पर भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रभाव है। मतलब कुछ कल्चर भारत जैसा वहां देखने के लिए मिल रहा है, वो चीन का भी मिल रहा है। यही हिंद चीन के नाम से जानते हैं। पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद की मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश की प्रति प्रेम की भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। देश की प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश की प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की परिभाषा में आपको 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं, लिखते हैं कि राष्ट्रवाद 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 क्या कहता है? राष्ट्रवाद देश की प्रेम की देश की प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहते हैं। अब के राष्ट्रवाद की परिभाषा में एक ठोप दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब वही समझेंगे हम हिंद चीन के बारे में। राष्ट्रवाद की परिभाषा समझ गए। अच्छा, समझते हैं हिंद चीन के बारे में। हिंद चीन में समझिए। और समझते हैं कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और समझते आगे समझते हैं कि हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि हिंद चीन का क्षेत्रफल, हिंद चीन का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे समझते हैं हम। अब हिंद चीन के चौहद्दी के बारे में समझते हैं कि हिंद चीन के उत्तर में कौन है। आगे देखिएगा, हिंद चीन के उत्तर में बात करेगा। आपके हिंद चीन के उत्तर में हिंद चीन के उत्तर में बात करके देखिए, समझिए। हिंद चीन के
उत्तरी हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब इस हिंद चीन के उत्तर की बात करता है कि म्यांमार है, म्यांमार और चीन मिलेगा, म्यांमार और चीन मिलेगा। वही दक्षिण में देखिए, हिंद चीन दक्षिण, नीचे 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 की बात करेंगे, नीचे की बात करेंगे दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर है। अब पूरा में ही आपको मिलेगा दक्षिणी चीन सागर, पूरा में वही है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर आपका पूरब में भी है, या आपका पूरब में भी है। अब पश्चिम की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, पश्चिम वाला हो जाएगा ये आपको थाईलैंड, 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 थाईलैंड को हम बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। पूछेगा कि सफेद हाथी किसे बोलते हैं? थाईलैंड को, थाईलैंड को। आपको चौहदी भी देख लिए, अब लिखते हैं उसको। उत्तर में बात करेगा म्यांमार और क्या है? चीन, म्यांमार और चीन। हिंद चीन के दक्षिण में, हिंद चीन के दक्षिण में, दक्षिण, हिंद चीन के दक्षिण में, दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद आगे हिंद चीन के पूरब में, हिंद चीन के पूरब में, हिंद चीन के पूर्व में अब यही है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। चलिए अब आते हैं पश्चिम में, हिंद चीन के पश्चिम में, हिंद चीन के पश्चिम में, पश्चिम में तो कौन है? थाईलैंड, थाईलैंड। इसको क्या बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश, हाथियों का देश। चलिए यहां तक समझ गए हम। अब आते हैं, अभी बताए नहीं कि हिंद चीन में क्या देश होता है? 3 देश होता है। हिंद चीन में आपको 3 देश आता है। हिंद चीन में, हिंद चीन में 3 देश, 3 देश, 3 देश है कौन कौन? समझते हैं, है कौन कौन समझते हैं कि पहला वियतनाम, नाम, दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा आपका हो जाएगा कंबोडिया, कंबोडिया। तीसरा आपको मिल जाएगा, तीसरा आपको है लाहौस, लाहौस, लाहौस। अब समझते हैं आगे। अब हिंद चीन की परिभाषा देखते हैं, हिंद चीन किसे कहते हैं? आज तो ऐसे कहेंगे कि हिंद चीन के कुछ क्षेत्र में भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रभाव और कुछ क्षेत्र में आपके चीन के संस्कृति, चीन के सांस्कृतिक सभ्यता के प्रभाव को ही हिंद चीन के नाम से हम जानते हैं। अब आइए समझते हैं। यहां समझते हैं हिंद चीन के, हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों पर भारतीय एवं कुछ क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों पर चीन की संस्कृति, संस्कृति एवं
सभ्यता की था प्रभाव था इसीलिए इसे हिंद चीन के नाम से जानते हैं। हिंद चीन के नाम से जानते हैं। हम हिंद चीन का परिभाषा भी समझ गए। अब आते हैं आगे समझते हैं। कहता है कि आपके वियतनाम में 3 क्षेत्र था। वियतनाम का 3 क्षेत्र था। वियतनाम के आपके 3 क्षेत्र था। समझते कौन कौन? पहला का नाम था अनाम, टोकिंग, आपका था कोचिन। अनाम आपकी टोकिंग पर कोचिचिन। अनाम और टोकिंग पर आपका चीन की सभ्यता का प्रभाव था, और वही आपके लाहौस और कंबोडिया पर, एकरा दोनों पर आपका था भारतीय संस्कृति का प्रभाव। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लाहौस और कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति से प्रभाव था? तो भारत का। किसका था? भारत का। वही पॉइंट लिखे जा रहे हैं हम। समझते हैं यहां पर समझते हैं, यहां पर जगह है। वियतनाम के अनाम और टोकिंग पर चीन का प्रभाव और कंबोडिया और लाहौस पर भारतीय या भारत का प्रभाव। अब समझते आगे। यहां समझते हैं 4वीं शताब्दी में कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना होता है, और 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में एक मंदिर बनाते हैं, अंकोरवाट का मंदिर। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोरवाट का मंदिर, जो कहां पे स्थित है? कंबोडिया में। इसमें आपके विष्णु भगवान देवता की पूजा होता था। वही हम समझते यहां पर। कहता है कि 4वीं शताब्दी में चौथी शताब्दी में कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना हुआ। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन
द्वितीय ने कंबोडिया में कंबोडिया में कंबोडिया में अंकोर वाट और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाएं कहता है कि 16वीं सदी में कंबुज का पतन हो गया। कंबुज का पतन हो गया। कंबुज का पतन हो गया। पतन हो गया। यहां लाहौर था, मिटा दिए दोस्तों। आइए समझिए, आगे समझते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, इतना में तो अट जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट अंकोर वाट। ये आपका कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। इसमें किस देवता की पूजा होता था मंदिरों में? देवता का नाम पूछेगा, कौन देवता थे? देवता विष्णु भगवान। कौन थे? विष्णु भगवान। हम यहां तक समझ गए। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम इतना विश्वास है कि आपको 1% भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं हुआ होगा। अब क्लासवा देखते हैं तो कमेंटो मारल कीजिए, तब ना समझ में आएगा कि हम बढ़िया वीडियो लग रहा है। तो लगेगा कमेंटो में मारते रहिए, बढ़िया वीडियो बोलते रहिएगा, तब ना कुछ। अब समझिए, आगे समझेंगे हम। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझते हैं आगे। हम कहता है कि हिंद चीन में व्यापारियों का आगमन। तो हिंद चीन के बारे में तो समझ गए ना। अब कुछ समझते हैं कि हिंद चीन में व्यापारियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। अब समझिएगा कि कहता है कि हिंद चीन में आने वाला प्रथम व्यापारी का नाम है पुर्तगाली। वही समझिए भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाली था। वही कहता है कि हिंद चीन में व्यापारियों कंपनी का आगमन। तो पहला पुर्तगाल आया और 1510 ईस्वी में हिंद चीन में मलक्का में व्यापार स्थापित किया और हिंद चीन से व्यापार करना शुरू कर दिया। उसी के बारे में समझना है कि हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हिंद चीन में व्यापारियों कंपनी का आगमन, हम इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि हिंद चीन में आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारिक पुर्तगाली था 1510 ईस्वी में 1510
10 ईस्वी में, 10 ईस्वी में मलक्का में व्यापार या व्यापारिक स्थापित किया और हिंद चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया। हम इसके बारे में समझ गए और आगे समझते हैं कि पुर्तगाली के बाद हिंद चीन में कौन कौन कंपनियों का आगमन होता है। और समझिएगा, ये कहता है कि पुर्तगाली के बाद आपके डच का हुआ, इंग्लैंड का हुआ और लास्ट में फ्रांसीसी का हुआ। आप सोच रहे हैं सीक्वेंस इसी भारत में था, ये ऐसे ही भारत में हुआ था। वही कहता है कि आपको पुर्तगाली के बाद आने वाला व्यापारी डच को ही बोलते हैं हॉलैंड, नीदरलैंड कहता है। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांसीसी था। हम समझते हैं आगे कहता है फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित कहां किया था, उसके बारे में हम समझते हैं। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित अब देखिए, समझते हैं कि पहला कहता है कि आपको वियतनाम आपको बताए थे हम, वियतनाम में 3 क्षेत्र था। पहला का नाम था टोकिंग, अनाम और आपका लास्ट नाम था कोचिन। अब समझते हैं कि शुरुआत में उसको अनाम से अधिक अभिरुचि होने लगा और धीरे धीरे करते करते तीनों पर आपकी फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और 1863 ईस्वी आते कंबोडिया पर भी कर लिया और 1904 ईस्वी आते लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, मतलब अधिकार कर लिया। और उसी तरह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। और समझते हैं कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन पूछेगा कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। हम यहां तक समझ गए। अब इसके बारे में हम समझते हैं। अब इसका पॉइंट लिखते हैं हम। उपनिवेश स्थापित। फ्रांस ने वियतनाम के अनाम,
टोकिंग और कोचिन पर अधिकार कर लिया उसके बाद समझते हैं, धीरे धीरे करते करते ये आपको कंबोडिया और लाहौर पर भी कर लेता है। उसके बाद फ्रांस ने कंबोडिया और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद समझते हैं 20वीं शताब्दी तक या 20वीं शताब्दी के आरंभ से संपूर्ण हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। आगे कहता है कि समझिएगा, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसिस को कोलोन कहते थे। हम यहां तक समझ गए। अब हम आपको जो बचा हुआ, इससे बहुत सारे पॉइंट बचा हुए हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हम पार्ट 2 बताएंगे। यहां तक आपको जो समझाए हैं, आपको एक ठोप दिक्कत नहीं होगा। आप क्लास बढ़िया लगा हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कैसा क्लास लगा, तब हम भी समझेंगे मेरा मेहनत किया अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्लास आपसे मिलते हैं।